I'm Gopi Kumar Srivastava and this is my third video of chapter number 1 development and economics subject. So let's understand the question number 8. हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं. हमने 1 से लेके 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, फाइंड द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया. यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी का है, मतलब कि एनर्जी कहाँ कहाँ से आता है भारत के देशों के लोगों के लिए. व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर फ्रॉम नाउ. 50 साल बाद कौन और कैसे हम लोग सोर्सेज लाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या संभावना होगा हमारे पास फ्यूचर में, किस प्रकार से एनर्जी आएगा. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सा है अभी, ठीक है, और फ्यूचर में हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगा, हम लोग फ्यूचर में एनर्जी कहाँ से बनाएंगे. ये दोनों की बात को डिस्कस किया गया है. अभी बताया गया कि आपके पास कौन सा सोर्स है, मतलब आखिर एनर्जी कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, प्राप्त कहाँ कहाँ से करते हैं या गेट कहाँ से करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है. चलिए, द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट आर इलेक्ट्रिसिटी. प्रेजेंटली में हम लोग जो एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं, क्रूड ऑयल का यूज करते हैं, काउ डक का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में, मतलब जो हम लोग जी रहे हैं वर्तमान में. अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर 50 साल के बाद संभावना क्या है कि हम लोग किस प्रकार से एनर्जी लाएंगे, तो कुड इंक्लूड एंथोनॉल से ला सकते हैं हम लोग, बायो डीजल से ला सकते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी से ला सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाइंड एनर्जी से ला सकते हैं, स्पेशली विद द इमिनेंट डेंजर ऑफ द ऑयल रिसोर्स रनिंग आउट. यहाँ पे ये कहा गया कि हमारा जो ऑयल रिसोर्स है वो रनिंग आउट होते जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है. तो इसलिए हमारे पास जो फ्यूचर रिसोर्स होगा 50 सालों बाद वो हमारा एंथोनॉल होगा, बायो डीजल होगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगा, वाइंड एनर्जी होगा और सोलर एनर्जी भी होगा. ठीक है, तो सोलर एनर्जी ऐसा नहीं कि कभी खत्म नहीं हो सकता, सोलर एनर्जी आपका हमेशा रहेगा. 50 साल बाद भी सोलर एनर्जी बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं प्रेजेंट में यूज क्या होता है और फ्यूचर में क्या होता है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट. अब यहाँ बात कर दिया गया सस्टेनेबिलिटी का, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना. देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा रिसोर्स को यूज करना है कि हमारे प्रेजेंट में भी काम आ जाए और फ्यूचर में भी वो बचे रहें. जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, दोनों के बारे में अगर हम सोचेंगे रिसोर्स के, कि प्रेजेंट में भी हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, फ्यूचर में भी हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, तो उस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरत है डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल विकास के लिए. अगर आपको हमेशा विकास करना है, डेवलपमेंट करना है अपने देश का, तो आपको सस्टेनेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा. मतलब आप कोई भी रिसोर्स को अभी तो यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना पड़ेगा. तो ये बोला कि क्यों जरूरी है, इसका इशू क्यों बताया गया है. चलिए देखते हैं हम लोग इसका इशू क्या है. द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज द डेवलपमेंट मस्ट बी टेंडेम विद द फ्यूचर. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना फ्यूचर के लिए भी जरूरत होता है, वो हमेशा चलते रहेगा, विकास हमेशा होते रहेगा, इसलिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है. मतलब हम जो भी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं वो हम लोग प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों में करेंगे. इफ द नेचुरल रिसोर्स आर नॉट सस्टेन, अगर नेचुरल रिसोर्स क्या होगा, अगर हम लोग सस्टेन नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग बनाए नहीं रखेंगे, हम लोग अभी खत्म कर देंगे, देन द डेवलपमेंट विल स्टेगनेटेड, तो हमारा जो विकास है ना आने वाले समय में रुक जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कुछ सालों बाद अगर हम सारे रिसोर्स को यूज कर लेते हैं तो हमारा जो रिसोर्स है या विकास जो है वो आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा. एक्सपोर्टिंग द रिसोर्सेज अनएथिकली विल अल्टीमेटली अंडो द डेवलपमेंट. अगर हम रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा अनएथिकली यूज करेंगे, जैसे तैसे यूज करेंगे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट हमारा जो कंट्री का है ना वो नहीं हो पाएगा जो हम लोग चाहते हैं. दिस इज बिकॉज इन द फ्यूचर दिस रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्दर प्रोसेस. बिल्कुल यहाँ कहा गया अगर हम सारे रिसोर्स को अभी यूज कर लेते हैं तो हमारे पास भविष्य के लिए क्या रहेगा, सब खत्म हो जाएगा. इसलिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, बहुत जरूरी है किसी भी विकास के लिए. आप किसी तरह का भी रिसोर्स को यूज करते हैं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दोनों में करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ द ऑल. यहाँ कहा गया पृथ्वी के पास बहुत सारा रिसोर्स है ताकि हम सभी का जो नीड है उसको पूरा कर सकें, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन ऑन वन पर्सन. पर यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है कि लालची लोगों का जो है सबका सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें. हाउ इज दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट. किस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है ये विकास से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, संबंधित है, उसको डिस्कस करते हैं.
मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि धरती में बहुत सारे रिसोर्स हैं, पर इतना रिसोर्स नहीं है कि वो सभी लालची इंसानों का, जो सेल्फिश इंसान है, जो सिर्फ रिसोर्स का यूज करते हैं या जो अमीर बनना चाहते हैं या उसके लिए हैं, उसका नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज को काट रहा है, खत्म कर रहा है, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा, इससे किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर को। यहाँ लिखा गया द अर्थ हैज़ द इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द ऑल। यहाँ पे लिखा गया अर्थ के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द इवन वन पर्सन। मतलब कि ये किसी एक पर्सन के, जो लालची पर्सन होते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट सिंस द बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे ये कहा गया चाहे रिसोर्स हो या विकास हो, दोनों साथ में ही रह सकता है। मतलब आपके पास अगर रिसोर्स होगा तभी विकास होगा। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट द मेंटेनेंस ऑफ द रिसोर्सेज आर आल्सो क्रूशियल। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दोनों में रिसोर्स का यूज करना। अगर आपको बनाए रखना है तो आपको रिसोर्स को ध्यान से रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, रिसोर्स को खत्म नहीं करना है। एज द स्टेटमेंट क्लेम द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स। बिल्कुल स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अर्थ के पास बहुत सारा रिसोर्स है, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्स हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, टू सेटिस्फाई द एवरीवन नीड। हाउएवर देयर इज नीड टू बी यूज्ड विद द व्यू टू कीप द एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड। पर आप यूज करें इस रिसोर्स को, हम लोग भी यूज करेंगे, बट यहाँ पे ये कहा गया है कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना भी आपके लिए जरूरी है और क्लीन भी करना है एनवायरनमेंट को, सो डेट द बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूज इज मेंटेन एंड द शॉर्टेज विल बी आर अवॉइडेड। तो यहाँ पे कहा गया अगर आप बैलेंस करके रखेंगे, जितने भी रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो आपको कभी भी उस चीज़ों को शॉर्टेज नहीं होगा, मतलब वो रिसोर्स कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब अर्थ के पास तो बहुत सारे रिसोर्स हैं, बट उतना नहीं है कि आपके सारे जो ग्रीड जो व्यू है उसके लिए खत्म कर दें या किसी एक पर्सन को ही दे दें। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड यू। यहाँ पे ये कहा गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है ना कि देखिए अगर पेड़ पौधों को अगर काट देते हैं या सॉइल एरोजन हो जा रहा है, मतलब मिट्टी पौधा नहीं उगा पा रहे हैं या बीज नहीं बो पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है या बहुत ज़्यादा वाइंड होने से भी सॉइल एरोजन हो जा रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि कुछ एग्जांपल बताइए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। आखिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है, मतलब इन्वायरमेंट जो है डिसबैलेंस क्यों हो जाता है। तो पहला कारण यहाँ लिखा गया डिफॉरेस्टेशन। अगर आप पेड़ों को काट देते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। दूसरा कारण है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपके तेज फास्ट वाइंड से हो सकता है, बाढ़ से हो सकता है, इससे मिट्टी जो है सारा कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है या खराब हो जाता है। इससे हमारा जो बीज है ना वो हम लोग उगा नहीं पाते हैं। फिलिंग द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, फॉलिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। बिल्कुल फॉलिंग का मतलब है जो भी हमारे धरती के अंदर जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। फिर लिखा जाता है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड द कंपोजिशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन। चाहे ओजोन लेयर हो हमारा, जिसमें हमेशा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रोशनी आती है वो डायरेक्ट हमारा ओजोन लेयर जो हमारा इन्वायरमेंट में एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसे धीरे धीरे छेद करते जा रहा है, डिप्रेशन करते जा रहा है। तो ये भी क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए खतरा है, मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बना रहा है। फिर लिखा गया है यहाँ पे ऑटोमोबाइल, जो हमारा जो गाड़ी उड़ी है, जो बहुत सारे कार उड़ है, उसमें हमारा बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। ये भी हमारा जो है ओजोन लेयर को या हमारा इन्वायरमेंट को दिक्कत पहुंचा रहा है। और वाटर पोल्यूशन भी, ये सभी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है। ठीक है, तो इससे भी अच्छे से आप ध्यान दें। तो चलिए इसी तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमने टोटल 11 चैप्टर क्वेश्चन को डिस्कस किया है इस चैप्टर का, और ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप सभी इन सभी क्वेश्चन को लिखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि एक चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी को लिख के रखें और अपना कॉपी को क्लियर करते रहें। कहीं कोई दिक्कत है तो बिल्कुल इससे भी डिस्कस करें कि, और इसमें सभी क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट है,
फिर हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर कर सकें। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो कंपेरिजन है उसको लेकर है कि दोनों ने क्या कंपेरिजन किया था, ठीक है। तो तीनों वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस न्यू चैप्टर। थैंक यू।